हेलो दोस्तों, तो हम देख लेते हैं इसमें कि किस तरह से डेटा जो है वो। हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल साइंस IQ। और आप देख सकते हैं कि जो विजन IAS है, विजन IAS कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो हर साल हर महीने अपने जो कोचिंग सेंटर के जो भी करंट अफेयर के नोट्स है उसकी एक बुकलेट रिलीज करता है। ठीक है, तो ये बुकलेट एक्चुअली में अगस्त की है जो कि सितंबर में रिलीज हुई है। हम इसको कवर करने वाले हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, और इसका ये एक्चुअली में ये आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो कवर होंगे इसमें। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाला सेक्शन है जो कि हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि प्रेसिडेंट जो है इंडिया के, उन्होंने रिसेंटली ग्रांट किया है एसेंट टू द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023। ठीक है, ऑल राइट। अब इसका बैकग्राउंड हम देख लेते हैं। 2017 में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया था प्राइवेसी को कि वो एक फंडामेंटल राइट होनी चाहिए। ठीक है, फंडामेंटल राइट होनी चाहिए जिसका अगर वायलेशन हो तो जो लोग हैं वो अपील कर सकते कोर्ट में। ऑल राइट, ये जस्टिसेबल होना चाहिए। KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस एक आया था। इसमें क्या हुआ था कि जो जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी थी, ये एस्टेब्लिश्ड हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसने प्रपोज किया था इनिशियल ड्राफ्ट किसका, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल का। 2018 में इसका ड्राफ्ट प्रपोज हो चुका था। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि जो गवर्नमेंट है उसने रिवाइज किया था इस बिल को, और इसको PTP बिल की तरह क्या हुआ था, ड्राफ्ट किया था 2019 में। ये जो बिल है इसको हम बोलते हैं जॉइंट कमिटी ऑफ बोथ दी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। सॉरी, बिल को भेजा गया था, दोनों जो कमिटी है पार्लियामेंट की, दोनों कमिटी के पास भेजा गया था। हावेवर 2022 में गवर्नमेंट ने इस PDB बिल को क्या किया था, जो 2019 में भेजा गया था, इंट्रोड्यूस हुआ था आपके पार्लियामेंट में, उसको गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया था। उन्होंने सरकार ने जो रीज़न था वो ये दिया था कि हमें एक्सटेंसिव चेंजेस बनानी है बाय द जॉइंट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट टू इट। ठीक है, मेट वाई ने एक रिलीज किया था ड्राफ्ट किसका, DPDP बिल का 2022 में पब्लिक कंसल्टेशन के लिए, विच लेटर बिकेम द DPDP एक्ट 2023। पब्लिक कंसल्टेशन के लिए कि पब्लिक क्या व्यूज अपने देती है इस बिल पे। बिल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो DPDP बिल एक्ट है, ये क्या करता है, रेगुलेट करता है प्रोसेसिंग किसकी, डिजिटल पर्सनल डेटा की, जबकि ये इंश्योर करता है कि इंडिविजुअल की ये राइट है कि वो अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सके और नीड टू प्रोसेस इट फॉर लॉफुल पर्पसेस। और अगर कुछ लॉफुल पर्पसेस के लिए डेटा की ज़रूरत पड़ती है तो वो नीड भी मतलब वो नीड भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये प्रोटेक्ट करता है डिजिटल पर्सनल डेटा, दैट इज डेटा बाय विच अ पर्सन में बी आइडेंटिफाइड बाय प्रोवाइडिंग। जो लोग हैं, लोगों का एक डेटा होता है जिससे उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो ये जो ये जो लॉ है ये प्रोटेक्ट कर रहा है डिजिटल पर्सनल डेटा को। जैसे ऑब्लिगेशन किसका, डेटा फिडुशियरीज का, दैट इज जो पर्सन है, कंपनीज है, गवर्नमेंट की कुछ एंटिटीज है जो डेटा को प्रोसेस करते हैं। जैसे हमारे पास हमने कुछ कंपनी से कुछ खरीदा है, राइट, तो कंपनी ने, आपने देखा होगा कि कंपनी आपका फ़ोन नंबर मांगती है, फ़ोन नंबर मांगती है आपका कंपनी। ठीक है, आपका एड्रेस भी मांग लेती है कभी कभी, ओके, आपका एड्रेस भी मांग लेती है कभी कभी, एंड आपकी कुछ एज नेम एटसेट्रा ये सब मांगती है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी को किस तरह का अपना डेटा दे रहे हैं। उसमें कुछ गवर्नमेंट की एंटिटीज भी होती है जो कई बार अपने सिटीजन का डेटा मांग लेती है डेटा प्रोसेसिंग के लिए, दैट इज इसका जो कलेक्शन है डेटा का, फिर इसका स्टोरेज, या फिर कोई भी जो ऑपरेशन हो रहा है पर्सनल डेटा पे। अब जो राइट्स है, ड्यूटीज है डेटा प्रिंसिपल्स की, दैट इज द पर्सन टू हुम डेटा रिलेट्स। ठीक है, ये जो जिसके पास पूरी राइट है, जिसका डेटा है उसके पास पूरी राइट है कि अगर आप कुछ डेटा यूज कर रहे हो तो उस पर्सन से एक बार आप जो है परमिशन ले लो। फाइनेंशियल पेनल्टीज होनी चाहिए फॉर ब्रीच ऑफ राइट्स, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस। ठीक है, अगर कई बार क्या होता है डेटा का गलत इस्तेमाल हो रहा है,
ठीक है, कंपनीज है, सिटीजन्स है जो हमारा डेटा ले रहे हैं, वो अपना पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपना अच्छे से नहीं रोल अदा कर रहे हैं, तो उन पे पेनल्टीज भी लगेंगी। इस एक्ट का की प्रोविजन क्या है ये हम समझ लेते हैं। पहला आता है एप्लीकेबिलिटी। डिटेल में हम देखते क्या है, प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा विद इन इंडिया वेयर सच डेटा इज कलेक्टेड इन डिजिटल फॉर्म। या तो आप प्रोसेस कर रहे हो डेटा को इंडिया में जहाँ पे ये डेटा अवेलेबल है या तो डिजिटल फॉर्म में या फिर नॉन डिजिटल एंड डिजिटाइज्ड फॉर्म में, ठीक है। अब ये आप पर्सनल डेटा को इंडिया के बाहर प्रोसेस कर रही हो इफ इट इज फॉर ऑफरिंग गुड्स और सर्विसेज इन इंडिया। कई बार क्या होता है कि अगर आप कुछ ऑफरिंग कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज की इंडिया में, तो इंडिया की जो कंपनीज है वो डेटा को सेल कर देती है बिना पर्सन की इजाजत लिए बिना, राइट। ये अप्लाई नहीं करता है कि पर्सनल डेटा प्रोसेस बाय फॉर एनी पर्सनल पर्पस। पर्सनल डेटा जो प्रोसेस किया गया है किसी भी पर्सनल पर्पस के लिए, प्रोसेस डेटा दैट इज मेड और कॉज टू बी मेड पब्लिकली अवेलेबल बाय डेटा प्रिंसिपल to whom such personal data relates or any other person who is under legal obligations to make such personal data publicly। तो ये इनके लिए ये जो बिल है ये इन लोगों के लिए अप्लाई करेगा। अगर कोई इंसान अपनी मर्जी से अपने डेटा का यूज कर रहा है तो उस पे ये लो एप्लीकेबल, एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। कंसेंट क्या है, कंसेंट ये है कि पर्सनल डेटा को हम प्रोसेस कर सकते हैं सिर्फ लॉफुल पर्पसेस के लिए आफ्टर ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ डेटा प्रिंसिपल, ठीक है। मेरा डेटा है, मुझसे मेरा कंसेंट ले लिया गया है, तो वो जो मेरा कंसेंट ले रही हैं उनको मैं इजाज़त दे चुकी हूँ, दे रही हूँ कि आप मेरा डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं, बिकॉज मैंने उनको परमिशन दे दी है, राइट। कंसेंट विल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर लेजिटिमेट यूजेस, जैसे इंक्लूडिंग द प्रोविजन ऑफ बेनिफिट्स और सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट। अगर सरकार आपको कुछ बेनिफिट्स दे रही है, कुछ सर्विसेज दे रही है, तो उसमें सरकार को बिल्कुल भी ये लागू नहीं होता सरकार पे कि सरकार आपका कंसेंट ले, ठीक है। मेडिकल इमरजेंसी आ गई है, उस केस में भी ये जो लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। एक चाइल्ड है या एक पर्सन है, डिसेबिलिटी है, कंसेंट विल बी प्रोवाइडेड बाय द पेरेंट और लीगल गार्जियन। तो अगर कोई डिसेबल पर्सन है उसका कंसेंट या तो उसका कोई पेरेंट देगा या फिर उसका, इन केस अगर पेरेंट अवेलेबल नहीं है तो लीगल गार्जियन उसका कंसेंट देगा। डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डीपी, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ये बोर्ड आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। की फंक्शन क्या है बोर्ड का, ये फंक्शन है जो बोर्ड है मॉनिटर करता है कंप्लाइंस को एंड पेनल्टीज को भी इम्पोज करता है, ठीक है। अब आता है डायरेक्ट करता है डेटा फिडुशियरीज को ताकि वो नेसेसरी मेजर्स ले इन इवेंट ऑफ डेटा ब्रीच। और दोबारा से फिर थर्ड वाला आता है हियरिंग ग्रीवेंसेस मेड बाय अफेक्टेड पर्सन। अफेक्टेड पर्सन को लगता है कि उसके डेटा में कुछ मैनिपुलेशंस हुआ है, डेटा मिसयूज हुआ है, तो वो अपना जो ग्रीवेंसेस है उसके ग्रीवेंसेस को सुना जाएगा। बोर्ड मेंबर्स विल बी अपॉइंटेड फॉर 2 years। 2 साल के लिए जो मेंबर्स है बोर्ड के उनको अपॉइंट किया जाएगा सिर्फ 2 years के लिए एंड विल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। मान लीजिए अगर मैं बोर्ड का मेंबर हूँ, 2 साल के बाद मेरा टर्म यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, तो मैं अगर चाहती हूँ कि मैं दोबारा से इसका मेंबर बनूँ तो मैं एलिजिबल होंगी रीअपॉइंटमेंट के लिए। अपील्स अगेंस्ट इट्स डिसीजन विल लाई विद द टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल। तो यहाँ पे अपील दे सकते हैं, ठीक है। TDSAT टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ डेटा प्रिंसिपल। ओके, डेटा प्रिंसिपल विल हैव द राइट टू, डेटा प्रिंसिपल की राइट होगी। पहला है हमारा जैसे ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोसेसिंग, वो राइट्स एंड ड्यूटीज है डेटा प्रिंसिपल का कि उसको पूरी राइट है कि वो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करे डेटा प्रोसेसिंग के बारे में,
सीक करेक्शन एंड इरेजर और पर्सनल डेटा, अगर उसको लगता है मेरे डेटा जो है पर्सनल डेटा है उसमें करेक्शन होना चाहिए, कुछ इरेज करना चाहिए, तो वो भी हो सकता है। उसकी ग्रीवेंस का रिड्रेसल भी होने की पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल होगा। राइट टू नॉमिनेट अ पर्सन टू एक्सरसाइज राइट्स इन केस ऑफ डेथ और इनकैपेसिटी, कभी कभी क्या होता है जैसे हमारा ऑनलाइन कुछ डेटा स्टोर है, ठीक है, ऑनलाइन कई बार हम डेटा स्टोर करते हैं, अपने फोटोज शेयर करते हैं आपके साथ, अपनी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, आईडी वगैरह शेयर करते हैं। तो इसमें क्या है कि अगर उस पर्सन की राइट होती है तो उस केस में वो पर्सन नॉमिनेट कर सकता है किसी एक पर्सन को जो इसकी जो राइट्स है वो एक्सरसाइज करे उसके बिहाफ पे। डेटा प्रिंसिपल मस्ट नोट रजिस्टर अ फॉल्स और फ्रिवोलियस कंप्लेंट एंड फर्निश एनी फॉल्स पर्टिकुलर्स। अब यहाँ पे है कि जो डेटा प्रिंसिपल है, जिसका डेटा है, उसको कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही वो कर सकता है, ठीक है। वायलेशन ऑफ ड्यूटीज विल बी पनिशेबल विद अ पेनल्टी ऑफ अप टू ₹10,000। अगर कहीं लगता है सरकार को कि वायलेशन हुआ है ड्यूटीज का तो भैया बहुत तगड़ी पेनल्टीज लगने की पूरी यहाँ पे आशंका है। अब आता है ऑब्लिगेशन ऑफ डेटा फिडुशरीज। डेटा फिडुशरीज एंटाइटिंग डिटर्मिनिंग द पर्पस एंड मीन्स प्रोसेसिंग मस्ट। जो डेटा फिडुशरीज है, जो एंटिटी है जो डिटर्मिन करती है पर्पस और उनका मीन क्या है प्रोसेसिंग का, उनको इंश्योर करना है एक्यूरेसी और सो उनको इंश्योर करना है कि एक्यूरेसी होनी चाहिए डेटा और डेटा कंप्लीट होना चाहिए। ब्लाइंड रीजनेबल सिक्योरिटी सेफगार्ड्स टू प्रिवेंट अ डेटा ब्रीच, ठीक है। तो ब्लाइंड रीजनेबल सिक्योरिटी सेफगार्ड्स टू prevent data breach. Information DPPI and affected person in the event of a breach. Erase personal data as soon as the purpose has been met and retention is not necessary for legal purposes. अब यहाँ पे आता है significant data fiduciaries. ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है किसी भी डेटा फिडुशरी को एज SDF बेस्ड ऑन फैक्टर्स सच एज वॉल्यूम एंड सेंसिटिविटी ऑफ पर्सनल डेटा प्रोसेस्ड। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डेटा फिडुशरी को नोटिफाई कर सकती है इन फैक्टर से, डेटा के वॉल्यूम से रिगार्डिंग और सेंसिटिविटी किसकी, पर्सनल डेटा जो प्रोसेस हुआ है। रिस्क टू द राइट्स ऑफ डेटा प्रिंसिपल, डेटा का जो प्रिंसिपल है उसकी राइट्स पे अगर कोई रिस्क आया है तो पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन द सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, अगर कुछ इम्पैक्ट पड़ा है डेटा प्रोसेसिंग की वजह से इंडिया की इंटीग्रिटी को लेकर, इंडिया की सॉवरेंटी को लेकर। सिक्योरिटी किसका, स्टेट का, स्टेट की सिक्योरिटी दाव पे लगी है तो रिस्क टू इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी पे कोई रिस्क है तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, बिल्कुल पब्लिक ऑर्डर भी देगी। सिग्निफिकेंट डेटा फिडुशरी के पास कुछ एडिशनल ऑब्लिगेशंस होते हैं, जैसे वो अपॉइंटिंग आ डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर, वो डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर यही लोग अपॉइंट करेंगे SDF सिग्निफिकेंट डेटा फिडुशियरीज। इंडिपेंडेंट डेटा ऑडिटर को यही लोग हायर करेंगे। अंडरटेकिंग इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है, इम्पैक्ट असेसमेंट को जो भी असेसमेंट है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा वो यही लोग देखेंगे। एग्जेम्पशन, राइट्स ऑफ द डेटा प्रिंसिपल एंड ऑब्लिगेशन ऑफ डेटा फिडुशरीज एक्सेप्ट डेटा सिक्योरिटी विल नॉट अप्लाई इन स्पेसिफिक केसेस, जैसे फॉर नोटिफाइड एजेंसीज इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी। अगर हमें कुछ डेटा लेने की ज़रूरत है, जो हमें हमारा जो इंटरेस्ट है वो सिक्योरिटी को लेके है, सॉवरेंटी को लेके है, पब्लिक ऑर्डर को लेके है, तो यहाँ पे जो है प्रोसेस किया जा सकता है डेटा। रिसर्च के लिए डेटा ले रहा है, आर्काइविंग के लिए ले रहा है, स्टैटिस्टिकल पर्पसेस के लिए डेटा यूज़ हो सकता है, स्टार्टअप्स या फिर कुछ अदर नोटिफाइड कैटेगरीज
एनफोर्स करना है लीगल राइट्स और क्लेम्स, प्रिवेंशन करना है इन्वेस्टिगेशन किसका, ऑफेंसेस का, परफॉर्म करना है जुडिशियल या फिर रेगुलेटरी फंक्शन, प्रोसेस करना है इंडिया में पर्सनल डेटा किसका, नॉन रेसिडेंट्स का, जो इंडिया के रेसिडेंट नहीं है उनका डेटा प्रोसेस किया जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट करती है कुछ एक्टिविटीज किसमें, इंटरेस्ट में, सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर की। प्रोसेसिंग पर्सनल डेटा ऑफ चिल्ड्रन, जब हम प्रोसेस कर रही है अगर पर्सनल डेटा चाइल्ड का, डेटा फिडुशियरी may not undertake processing that is likely to cause any detrimental effect on well-being of child। तो कोई आप ऐसा डेटा प्रोसेस नहीं हो कर सकते जिसकी वजह से जो चाइल्ड है जिसका डेटा प्रोसेस हो रहा है उसकी जो वेल बीइंग है उस पर डेट्रीमेंटल इफेक्ट होगी। एंड ट्रैकिंग, बिहेवियरल मॉनिटरिंग और टारगेटिंग एडवर्टाइजिंग, ये सब बिल्कुल बैन है। क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर, बिल अलाउज द ट्रांसफर ऑफ पर्सनल डेटा आउटसाइड इंडिया एक्सेप्ट द कंट्रीज रेस्ट्रिक्टेड बाय द गवर्नमेंट। कुछ कंट्रीज में डेटा ट्रांसफर हो सकता है लेकिन कुछ कंट्रीज रेस्ट्रिक्टेड भी है जहाँ पे डेटा ट्रांसफर नहीं हो सकता। पेनल्टीज, एक्ट स्पेसिफाइज पेनल्टीज फॉर वेरियस ऑफेंसेस सच एज लाइक 200 crore for non-fulfillment of obligations for children, 250 crore for failure to take security measures to prevent data breaches। तो अगर पेनल्टीज भी काफ़ी यहाँ पे हाई है, 200 crore रुपीज़ है अगर जो डेटा फिडुशियरीज है वो फुलफिल नहीं करती ऑब्लिगेशंस चिल्ड्रन को लेके, 250 crore है फेलियर को लेके अगर वो सिक्योरिटी मेजर्स अच्छे से नहीं ले रही है। लिमिटेशंस भी है एक्ट के, देखिए ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है। कैसे? एग्जेम्पशन फॉर द स्टेट मे लीड टू डेटा कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड रिटेंशन बियॉन्ड व्हाट इज नेसेसरी एंड मे वायलेट द फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी। कि स्टेट से एग्जेम्पशंस कर दिया इसको तो ये लीड करता है डेटा कलेक्शन को, लीड कर सकता है डेटा की प्रोसेसिंग को, रिटेंशन को, उस डेटा को जो ज़रूरी था ही नहीं। ठीक है, यूजिंग एग्जेम्पशन अ गवर्नमेंट एजेंसी, अब ये एग्जेम्पशन है इनको तो गवर्नमेंट की जो एजेंसी है वो कलेक्ट कर सकती है डेटा को, सिटीजन के डेटा को क्रिएट करने के लिए 360 डिग्री प्रोफाइल फॉर सर्विलेंस। ठीक है, सर्विलेंस उनकी ट्रैकिंग के लिए। इनएडिक्वेट सेफगार्ड, ट्रांसफर जो हो रहा है पर्सनल डेटा का इंडिया के आउटसाइड, तो यहाँ पे ये इंश्योर ही नहीं कर रहा है कि यहाँ पे डेटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड को अप्लाई भी किया है या नहीं। ठीक है, उन कंट्रीज में जहाँ पे ट्रांसफर जो है पर्सनल डेटा का वो अलाउड है। नो कॉम्पेंसेशन, एक्ट ने रिमूव किया है सेक्शन 43A किसका, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का, जिसने मैंडेट कर दिया था कंपनीज को कि अगर मिस हैंडलिंग होती है डेटा की तो कंपनीज को कंपेंसेशन देना पड़ेगा। तो अब वो कंपेंसेशन हटा दिया गया है। कॉम्प्लिकेटेड अप्रोच टू ग्रीवेंस रिड्रेसल, अग्रीव्ड इंडिविजुअल्स जो हैं उनको क्या रिक्वायर है कि वो पहले अप्रोच करे डेटा फिडुशियरीज रिड्रेसल मैकेनिज्म को। ठीक है, अगर उनको लगता है कि उनके डेटा के साथ छेड़छाड़ हुई है, मिसयूज हुआ है, तो जो पर्सन जिनके साथ ये ग्रीवेंसेस हुआ है वो जा सकते हैं डेटा फिडुशियरीज रिड्रेसल मैकेनिज्म पे अप्रोच कर सकते हैं। अनरिजोल्व्ड ग्रीवेंसेस को एस्केलेट कर सकते हैं किस पे, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड की तरफ, जो फर्दर अपील करेगा TDSAT को। RTI एग्जेम्पशन, एक्ट प्रपोज करता है कि जो पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ऑफिशियल वो डिस्क्लोज नहीं होगा अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है जिसमें एक सिटीजन की राइट होती है इंफॉर्मेशन को लाने की, तो ये डिस्क्लोज ही नहीं होगा पर्सनल इंफॉर्मेशन किसका, पब्लिक ऑफिशियल का। ठीक है, वो डिस्क्लोज नहीं होगा, जिससे करप्ट हो सकता है। ठीक है, हम डिस्क्लोज ही नहीं कर रहे हैं एसेट्स को, लाइबिलिटीज को, तो करप्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर डेफिनेशन, एक्ट प्रोवाइड करता है कि डेटा फिडुशियरी अंडरटेक नहीं करेंगे कोई भी प्रोसेसिंग जिसका डेट्रीमेंटल इफेक्ट है किस पे, चाइल्ड की वेलबींग पे। आप ऐसा कोई डेटा प्रोसेस नहीं कर सकते जिससे आपको लग रहा है कि ये चाइल्ड की वेलबींग पे एक गलत इम्पैक्ट होगा, डेट्रीमेंटल इफेक्ट होगी।
राइट। कोई डेफिनेशन दी नहीं गई है डेट्रीमेंटल इफेक्ट की या फिर गाइडेंस की फॉर डिटरमाइनिंग सच इफेक्ट। नो प्रोविजन फॉर सम राइट्स, एक्ट गारंटी ग्रांट नहीं करता राइट किसका, टू डेटा पोर्टेबिलिटी एंड द राइट टू बी फॉरगॉटन टू द डेटा प्रिंसिपल। ठीक है, राइट टू डेटा पोर्टेबिलिटी ये अलाउ करता है इंडिविजुअल को ऑब्टेन करने के लिए, रीयूज करने के लिए उनका पर्सनल डेटा अपने खुद के पर्पस के लिए अक्रॉस डिफरेंट सर्विसेज, ये होता है डेटा पोर्टेबिलिटी। राइट टू बी फॉरगॉटन, राइट है रिमूव करने के लिए, इरेज करने के लिए कंटेंट सो दैट इट इज नॉट एक्सेसिबल टू द पब्लिक एट लार्ज। लेकिन यहाँ पे ये एक्ट अलाउ भी नहीं कर रहा है, डेटा फिर भी अवेलेबल होगा। ठीक है, वे फॉरवर्ड, क्रॉस बॉर्डर डेटा गवर्नेंस मैकेनिज्म को हमें डेवलप करना है किसके लिए, फॉर गवर्निंग क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर ऑफ डेटा। मैकेनिज्म को ऐसे हमें डेवलप करना है जिससे जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर जो हो रहा है डेटा का उसको अच्छे से गवर्न किया जा सके, स्पेशली उन कंट्रीज में जो लिस्ट में मेंशन ही नहीं है। डेटा राइट्स, ये जो राइट है टू डेटा पोर्टेबिलिटी और राइट टू बी फॉरगॉटन, इसको हमें प्रोवाइड करना है स्पेशली उन केसेस में जहाँ पे डेटा कलेक्शन और स्टोरेज पोज कर सकता है हार्म किसकी, एक इंसान की रेपुटेशन, इंडिविजुअल की रेपुटेशन को हार्म पहुंचा सकता है, लाइफ को, आइडेंटिटी को, पर्सन को। मिसयूज टर्म्स जैसे सॉवरेंटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, उनको हमें क्लियरली डिफाइन करना है along with a defined procedure to provide exemption, ताकि एक क्लियरली उनको हमने डिफाइन कर दिया है ताकि जो एक क्लियर एग्जेम्पशन हमें समझ में आए। क्वांटिफाइंग टाइम ड्यूरेशन, स्पेसिफिक टाइम देना चाहिए टू डिफाइंड, शुड बी डिफाइंड, डिलीट करने के लिए डेटा एक बार जब पर्पस, जिस पर्पस के लिए डेटा को लिया गया था वो फुलफिल हो चुका है या फिर डेटा प्रिंसिपल विड्रॉ करता है उसका कंसेंट टू द प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा। तो लाइफ टाइम के लिए नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए। ओके, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन एंड डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। अब ये जो जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है ये अप्लाई करता है टू प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा होली और पार्टली बाय ऑटोमेटेड मींस एंड टू पर्सनल डेटा विच फॉर्म और विल फॉर्म ए पार्ट ऑफ अ फिलिंग सिस्टम। ठीक है, ये जो जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है ये एक्चुअली में अप्लाई करता है कि उसको जब पर्सनल डेटा को, पूरे पर्सनल डेटा की या पार्शली प्रोसेसिंग हो रही है ऑटोमेटेड मींस से या फिर किसी भी पर्सनल डेटा की विच फॉर्म और विल फॉर्म अ पार्ट ऑफ फिलिंग सिस्टम। ठीक है, ये डिजिटाइज जो पर्सनल डेटा है और नॉन डिजिटाइज पर्सनल डेटा है जो सब्सीक्वेंटली डिजिटाइज होता है उसको ये क्या करेगा, उससे रिलेटेड ये है। जो माइनर्स है जिनकी एज 16 ईयर से कम है उनको अपने पेरेंट का कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है। मेंबर स्टेट ऑफ यूरोप कैन लोअर दिस एज टू 13 फॉर देयर रीजन। अब जो यूरोप में है, यूरोप में 13 आप रिड्यूस कर सकते हो ये एज को। चिल्ड्रन जो 18 ईयर से कम है उनको अपने पेरेंट्स या गार्जियन की परमिशन लेनी ज़रूरी है। ब्रीचेस शुड बी नोटिफाइड टू द सुपरवाइजरी अथॉरिटी विद इन 72 आवर्स एंड पॉसिबली टू द अफेक्टेड डेटा सब्जेक्ट्स। अगर कुछ डेटा ब्रीचेस हुआ है तो नोटिफाई करना है जो सुपरवाइज कर रहा है अथॉरिटी इसको 72 आवर्स के अंदर। ठीक है, और जो अफेक्टेड डेटा सब्जेक्ट्स है उनको भी एक्ट जो है स्पेसिफाई नहीं कर सकते एक टाइम फ्रेम जिससे पर्सनल डेटा ब्रीच हुआ है उसकी नोटिफिकेशन को लेके। GDPR इंक्लूड नहीं करता राइट टू नॉमिनेट, हावेवर प्रोवाइड फॉर द राइट टू पोर्टेबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशन के पास 30 डेज है रिस्पॉन्ड करने के लिए टू अ डेटा सब्जेक्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, एक्ट कॉम्प्रोमाइज करता है एक एडिशनल राइट टू नॉमिनेट वाइल ओमिट्स करता है राइट टू पोर्टेबिलिटी एंड टाइमलाइन टू रिस्पॉन्ड टू द डेटा प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड हैज नॉट बीन स्पेसिफाइड। इसमें टाइमलाइन है, इसमें टाइमलाइन नहीं है। GDPR लेस डाउन करते हैं स्पेसिफिक मैकेनिज्म ट्रांसफरिंग करने के लिए डेटा को थर्ड कंट्री में, जैसे यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्चुअल क्लोजेस और बाइंडिंग कॉर्पोरेट रूल्स भी होंगे। एक्ट
ने कुछ आइडेंटिफाई ही नहीं किया है, कोई ट्रांसफ़र, कोई मैकेनिज्म ट्रांसफ़र को लेके या फिर पर्सनल डेटा को ट्रांसफ़र को लेके। दोनों कंट्रोलर और प्रोसेसर वो ऑब्लिगेशन में है, आर अंडर द ऑब्लिगेशन टू अपॉइंट आर डीपीओ इन स्पेसिफिक सर्कमस्टांस। डीपीओ को अपॉइंट कर सकते हैं स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में। केवल सिग्निफिकेंट डेटा फिडुशरी को अपॉइंट करना है डीपीओ एज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर द डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड। डेटा कंट्रोलर और डेटा प्रोसेसर को ये रिक्वायर है कि वो एक रिकॉर्ड मेंटेन करे प्रोसेसिंग एक्टिविटीज का। एक्ट ये कहता ही नहीं है कि आपको रिकॉर्ड करना है प्रोसेसिंग एक्टिविटीज को डेटा की। ओके, अब आता है 1.2 रिफॉर्मिंग इंडियाज क्रिमिनल लॉज। न्यूज में क्यों है हम ये देख लेते हैं। देखिए, गवर्नमेंट जो है हमारी उसने इंट्रोड्यूस किए हैं 3 बिल लोकसभा में जो एग्जिस्टिंग क्रिमिनल लॉज है उनको रिप्लेस करने के लिए। ठीक है, 3 बिल जो आए हैं वो है भारतीय न्याय संहिता जो आईपीसी 1860 को रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, या कर देगा फ्यूचर में। दूसरा आता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, जो रिप्लेस करता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 को। फिर आता है भारतीय शिक्षा बिल जो रिप्लेस करता है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का। ये बिल रिफर हुए हैं किसको, स्टैंडिंग कमेटी को। अब ये बिल गए हैं। अब इन बिल की जरूरत क्यों पड़ी ये पढ़ लेते हैं। ये बिल एड्रेस करते हैं लार्ज पेंडेंसी इन कोर्ट। हम जानते हैं कि कोर्ट में लगभग करोड़ों केसेस जो है अभी पेंडिंग है। तो जो यूनियन लॉ मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि देखिए 4.7 करोड़ केसेस अभी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और सबऑर्डिनेट कोर्ट में, जो कि एक बर्डन है कोर्ट्स पे। अब दूसरा रीजन ये है कि लोगों को टाइमली जस्टिस डिलीवरी नहीं हो पा रही है। तो इस वजह से भी ये लॉज जो है, ये जो बिल है ये पास हुए हैं कि हमारा जो लीगल प्रोसीजर है वो इजी नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स है और लोगों के पास रिसोर्सेज की भी कमी है जिससे बहुत सारे ट्रायल्स होते हैं। ठीक है, और वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं अराउंड 70% ऑफ द प्रिजन पॉपुलेशन। 70% जो पॉपुलेशन है, जो जेल की पॉपुलेशन है, उनके ट्रायल बहुत हार्ड होते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होते हैं लीगल। इंक्रीजिंग कन्विक्शन रेट्स, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इनएफिशिएंसीज इंक्लूडिंग इनएडिक्वेट फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पे क्या है कि क्रिमिनल जस्टिस जो सिस्टम है इंडिया का उसकी भी इनएफिशिएंसी है क्योंकि यहाँ पे फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो इनएडिक्वेट होता है। ठीक है, पुलिस डेफिशिएंसीज है, तो बहुत सारी डेफिशिएंसी है पुलिस की, और यहाँ पे जो पावरफुल इंडिविजुअल्स है उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है लॉ को एनफोर्समेंट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जो लॉ कन्विक्शन को कंट्रीब्यूट करते हैं। ऑलराइट, इवोल्यूशन ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, सोसाइटल चेंजेस और जो इमर्जिंग चैलेंजेस है वो ये रिक्वायर करता है कि एक अडेप्टेबल और एक ऐसा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हो जो इवोल्व भी हो और अडेप्टेबल भी हो। ठीक है, ऑल्सो हमें क्या करना है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना है एविडेंस की गैदरिंग में, एविडेंस के स्टोरेज को लेकर, और ये जो एविडेंस जिस तरह से हम प्रेजेंट करते कोर्ट में, जिससे क्या होगा, डिस्कवरी होगी बहुत सारी क्रिमिनल डायमेंशंस की। इरेजिंग कॉलोनियल लीगेसी, इंडिया का जो क्रिमिनल सिस्टम है वो हमारे कॉलोनियल पास्ट में रूटेड है, विच हैज़ लेड टू अ सेट ऑफ लॉज, जिसने बहुत सारे लॉज को सेट किया था, बहुत सारे प्रोसीजर्स को, जो अभी हो सकता है कि वो रेलिवेंट ना हो या फिर करंट जो हमारी कंट्री के सोशो इकोनॉमिक और कल्चरल कंटेक्स्ट है उसके हिसाब से वो सूटेबल ना हो। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता 2023 क्या कहता है। देखिए, भारतीय न्याय संहिता 2023 आया है, वो इंडियन पीनल कोड 1860 को आईपीसी, ठीक है, आईपीसी का जो है हमारा
1860 का जो ये है लॉ है, जो प्रिंसिपल लॉ है क्रिमिनल ऑफेंसेस पे, ठीक है, उसको क्या कर रहा है, रिपील कर रहा है। 1834 में क्या हुआ था, पहला इंडिया लॉ कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, किसकी चेयरमैनशिप के अंदर, लॉर्ड थॉमस बैबिंगटन मैक्यूले के अंदर। क्यों बनी थी ये कमीशन, ताकि वो लोग एग्जामिन कर सके जुरिस्डिक्शन को, पावर को और रूल्स को एग्जिस्टिंग कोर्ट्स की को लेकर, एज वेल एज पुलिस के एस्टेब्लिशमेंट को लेके भी ये कमीशन बनी थी, और एंड द लॉज इन फोर्स इन इंडिया, और जो लॉज उस टाइम पे फोर्स में थे इंडिया को, उनको एग्जामिन करने के लिए भी इसने एक ड्राफ्ट प्रोड्यूस किया था इंडियन पीनल कोड का, आईपीसी का 1837 में, विच वॉज बेस्ड ऑन इंग्लिश कॉमन लॉ। ये बेस था इंग्लिश का जो लॉ था उस टाइम पे, कॉमन लॉ, और इनमें कॉलोनियल जो लोग थे उनका इंटरेस्ट था माइंड में। अब जब इनेक्टमेंट हुआ आईपीसी का, वो बहुत सारे रीज़न की वजह से उसका डिले हुआ वो, ठीक है, और क्योंकि वहाँ पे फिर 1857 का भी रिवोल्ट हो चुका था, ठीक है, इसने इनेक्ट किया था, इट वाज इनेक्ट 1860 में ये इनेक्ट हुआ था, और 1862 में ये फिर यहाँ पे फोर्स में आया था। जब देश को आज़ादी मिल गई थी तो इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए थे, और ये जो ऑल्टरेशन थे, ये जो मॉडिफिकेशन थे, इसने इसको और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। अब जो नया बिल जो आने की बात हो रही है, नए बिल से आने से ये फ़ायदा होगा कि ये जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर है उसको मजबूत करेगा, ये फोकस करेगा कि जो लीगल प्रोसीजर है वो इजी हो जाए, ठीक है। थर्ड वाला ये फोकस करेगा कि जो एग्जिस्टिंग लॉज है, जो कंटेम्प्रेरी सिचुएशन के लिए सूटेबल है, ऐसे लॉज बने आम आदमी के लिए। बिल के मेजर प्रोविजंस देख लेते हैं। सेडिशन बिल रिमूव करता है ऑफेंस किसका, सेडिशन का। सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी ये इंस्टीड पैरालाइज करता है फॉलोइंग को, यानी कि एक्साइटिंग और अटेम्प्टिंग टू एक्साइट सेशन, आर्म्ड रिबेलियन और सबवर्जिव एक्टिविटी। तो ये क्या करता है, इन केस में पेनल्टी होगी अगर कोई एक्साइट कर रहा है या जो सेशन है उसको अटेम्प्ट करेगा एक्साइट करने के लिए, कोई आर्म्ड रिबेलियन लेके आ जाता है, या कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जो कि सही नहीं है, लीगल नहीं है। अगर ये एनकरेज करता है फीलिंग किसकी, सेपरेटिस्ट एक्टिविटी की, एंडेंजरिंग द सॉवरेनिटी और यूनिटी ऑफ इंटीग्रिटी इन इंडिया। सॉरी, अगर ये उनको भी पेनल्टी देगा जो सेपरेटिस्ट एक्टिविटी की फीलिंग को राइज कर रहे हैं लोग, ये उनको भी पेनल्टी देगा जो सॉवरेनिटी और इंडिया की जो यूनिटी है वो उनको खतरे में डालेंगे जो लोग। ये जो ऑफेंसेस है वो इन्वॉल्व कर सकते हैं एक्सचेंज किसका, वर्ड्स का या फिर साइन का। ऑफेंसेस में क्या होगा, वर्ड्स का एक्सचेंज होगा, साइन का। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कुछ ऐसा हुआ है, ठीक है, या फिर यूज हुआ है किसका, फाइनेंशियल मीन्स का, रिश्वत दी गई है, ये पनिशेबल होंगे, जिसमें जेल भेजा जाएगा 7 साल तक के लिए, या पूरी उम्र कैद भी हो सकेगी, और उम्र कैद के साथ साथ आपको फाइन भी देना पड़ सकता है। टेररिज्म एज एन ऑफेंस बिल डिफाइन करता है कि जो टेररिज्म है वो एक एक्ट है जो थ्रेट करता है यूनिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी किसकी, कंट्री की, ठीक है, टू इंटिमिडेट द जनरल पब्लिक, या फिर ये जो पब्लिक डिसऑर्डर है उसको डिस्टर्ब करने के लिए। टेररिस्ट एक्ट क्या इंक्लूड करता है, जैसे अगर टेररिस्ट फायर आर्म्स को यूज़ कर रहे हैं, बॉम्ब को यूज़ कर रहे हैं, कुछ ऐसे बायोलॉजिकल या केमिकल सब्सटेंसेस को यूज़ कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा हजार्डियस है, या फिर वो डेथ को कॉज कर रहे हैं, डेंजर है उनकी वजह से, उनकी जो स्टेप्स है जो वो ले रहे हैं लाइफ का, या फिर स्प्रेड कर रहे हैं जिसमें एक लोगों के बीच में, सिटीजन के बीच में फियर की भावना आ जाए, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं प्रॉपर्टी को, या फिर बहुत सारी जो एसेंशियल सर्विसेज है उनको डिस्टर्ब भी कर रहे हैं, ठीक है। एक्टिविटीज़ इंक्लूड करता है ट्रीटीज जो लिस्ट होती है किसमें, सेकंड शेड्यूल में ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967, सच एज जैसे अनलॉफुल सीजर हो रहा है,
एयरक्राफ्ट का और टेकिंग हॉस्टेजेस, कभी कभी सीज कर लेते हैं टेररिस्ट एयरक्राफ्ट्स को। ओके, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एज एन ऑफेंस, बिल ये भी डिफाइन करता है कि ऑर्गेनाइज क्राइम एज अ कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी, जैसे कि किडनैपिंग कर लेते हैं लोग, एक्सटॉर्शन कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करते हैं, फाइनेंशियल स्कैम हो रहा है, साइबर क्राइम हो रहा है, जो इंडिविजुअल्स ले रहा है या फिर जॉइंटली किसी भी दूसरे लोगों के साथ हो रहा है क्राइम सिंडिकेट के बिहाफ पे। इसका पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा, देखो, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, अनक्लियर डेफिनेशन जो है क्रिमिनल एक्टिविटी की may lead to their improper application and affect freedom of speech and expression। अब यहाँ पे जो क्रिमिनल एक्टिविटी है वो क्रिमिनल एक्टिविटी में क्या क्या आया है उसकी डेफिनेशन अभी क्लियर नहीं है, तो डर है कि ये इम्प्रॉपर एप्लीकेशन को लीड कर सके और अफेक्ट कर सके फ्रीडम किसका, स्पीच का, एक्सप्रेशन का। जैसे फॉर एग्जांपल सबवर्सिव एक्टिविटी माइट इंक्लूड एनी फॉर्म ऑफ क्रिटिक, ठीक है, सबवर्सिव एक्टिविटी इंक्लूड कर सकते कि कोई जैसे किसी को क्रिटिसाइज कर रहा है और उस क्रिटिसिज्म की वजह से उसका बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। टेररिस्ट एक्ट विच नाउ इंक्लूड जैसे डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड प्रोवोकेशन और इंटिमिडेशन। एनहांस्ड पुलिसिंग पावर, एनहांस्ड डिस्क्रिशनरी एक्शन टेकिंग पावर्स ऑफ पुलिस पर्सनल, जो इंक्रीज करता है स्कोप किसका, आर्बिट्ररी पुलिस एक्शन का। अब यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग ट्रायल्स है उनमें डिलेज है, ये जो बिल है एक्सक्लूड करेगा अपनी एप्लीकेशन किसको, टू पेंडिंग प्रोसीडिंग एंड ट्रायल कोर्ट्स आर लाइकली टू बी बोम्बार्डेड विद इंटरप्रिटेशन रिजल्टिंग इन डिलेज इन द एक्चुअल ट्रायल। क्योंकि पहले तो हमें ये जो बिल है उसका इंटरप्रिटेशन करने में भी इतना टाइम लग जाएगा, तो इससे ये माना जा रहा है कि एक्चुअल ट्रायल जो है ऑफेंसेस का उसमें और ज़्यादा डिले होने की संभावना है। बिल्कुल। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 रिपील करेगा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। कोड प्रोवाइड करता है फॉर द प्रोसीजर फॉर अरेस्ट, जिसमें अरेस्ट हो सकता है, प्रोसिक्यूशन हो सकता है, बेल हो सकता है उन ऑफेंसेस के लिए जो बहुत सारे एक्ट्स के अंदर आते हैं, जैसे कि इंडिया पीनल कोड के एक्ट के अंदर। बैकग्राउंड क्या है कि सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर पहले इनेक्ट हुआ था 1882 में, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसको किया था। इसमें अमेंडमेंट भी हुए बहुत सारे, मोस्ट इम्पोर्टेंटली 1819 में हुआ है, 1922 में 23 में हुआ है, 1955 में हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, लॉ कमीशन जो है इंडिया की, वो इसके 41st रिपोर्ट में उसने रिकमेंड किया है कि कुछ रिवीजन होना चाहिए, सिग्निफिकेंट रिवीजन किसका, कोड का, विच लेड टू द क्रिएशन ऑफ सीआरपी 1973। अब ये जो बिल है, बिल के मेजर प्रोविजन क्या है, डिटेंशन ऑफ अंडर ट्रायल, फर्स्ट टाइम जो ऑफेंडर है उसको रिलीज किया जाएगा बेल पे अगर उन्होंने कंप्लीट की है डिटेंशन फॉर 1/3 ऑफ द मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट फॉर एन ऑफेंस। कोई ऑफेंस क्या है, उस ऑफेंस के लिए उन्होंने 1/3 जो टाइम है अपना वो जेल में गुजार दिया गया है, तो इन लोगों को बेल हो जाएगी। अगर जो अक्यूज्ड है उसने स्पेंड कर दिया है हाफ ऑफ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट, 10 साल की से जेल होनी थी, उसने 5 साल से ज़्यादा उस पर लगा दिए जेल में, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन ट्रायल, ही और शी मस्ट बी रिलीज और पर्सनल बॉन्ड। दिस डज नॉट अप्लाई टू ऑफेंसेस विच आर पनिशेबल बाय डेथ। ये उन ऑफेंसेस के लिए अप्लाई नहीं होते जो पनिशेबल है बाय डेथ एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जिसमें जो विक्टिम है, सॉरी नॉट विक्टिम, जिसमें जो कल्प्रिट है उसको डेथ पेनल्टी मिली है। ट्रायल्स किसमें, इलेक्ट्रॉनिक मोड में। जितने भी ट्रायल्स हैं, इंक्वायरीज है, प्रोसीडिंग्स है, उनको इलेक्ट्रॉनिक मोड में हैंडल किया जा सकता है। मेडिकल एग्जामिनेशन किसका, अक्यूज्ड का। एक पुलिस ऑफिसर रिक्वेस्ट कर सकता है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए अक्यूज्ड का,
सर्टेन केसेस में, जैसे कि अगर रेप हुआ है, सेक्सुअल असॉल्टमेंट हुआ है, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होगी। ये ज़रूरी हो जाता है फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हो ऑफेंसेस के लिए जिनमें कम से कम 7 साल की सज़ा मुजरिम को सुनाई जाएगी। तो ऐसे केस में फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए। If a state does not have forensic facility, it shall utilize such facility in another state. कोई भी स्टेट है उसमें फॉरेंसिक फैसिलिटी नहीं है तो वो दूसरे स्टेट की जो फॉरेंसिक फैसिलिटी है उसको यूटिलाइज कर सकता है। सिग्नेचर आता है फिंगर इम्प्रेशन। यहाँ पे क्या है कि कलेक्शन के लिए अलाउ करता है सिग्नेचर जो स्पेसिमेंस है, हैंडराइटिंग, फिंगर इम्प्रेशंस और वॉइस के सैंपल किसी भी पर्सन के, चाहे वो अरेस्ट हुआ हो या फिर ना अरेस्ट हुआ हो। टाइमलाइन, ये प्रेस्क्राइब करता है टाइमलाइन बहुत सारे प्रोसीजर के लिए, जैसे जजमेंट कब देना है, इन्फॉर्म कब करना है विक्टिम्स को, ठीक है, ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एंड फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। तो विक्टिम को ये सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ट्रायल इन द एब्सेंस ऑफ ऑफेंडर, ये प्रोवाइड करता है कंडक्ट किसका, ट्रायल का, और प्रोनाउंसमेंट किसका, जजमेंट का, अगर ऑफेंडर नहीं आया है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर रिफर टू अ पर्सन जो अक्यूज है एक ऑफेंस का जो पनिशेबल है, जिसमें 10 साल की कम से कम सज़ा हो या डेथ पेनल्टी हो और वो आया नहीं है एक स्पेसिफाइड टाइम में एंड प्लेसेस एज अ स्पेसिफाइड बाय अ कोर्ट। स्टॉपिंग पॉलिटिकल वेवर ऑफ पनिशमेंट, बिल ऐड करता है कि जो डेथ सेंटेंस में है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है उसको हम पार्डन कर सकते हैं विद इन 7 years ऑफ पनिशमेंट। 7 साल हो गए हैं जेल में रहे उसको माफ किया जा सकता है। पोटेंशियल इम्पैक्ट, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, एक्सपेडिटेड केस डिस्पोजल, प्रिस्क्राइब टाइमलाइंस फॉर डिफरेंट जुडिशियल प्रोसीजर एंड फ्रेमिंग ऑफ चार्जशीट विल हेल्प इन द टाइमली डिलीवरी ऑफ जस्टिस। जो टाइमलाइन को प्रिस्क्राइब कर दिया है, ठीक है, जो जो जुडिशियल प्रोसीजर होनी है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में जो प्रोसीजर होनी है और चार्जशीट जो बनेगी तो उसको हम टाइम पे दे सके ताकि जो याचिका करता है उसको पूरा न्याय मिल सके। इंटीग्रेशन होना है टेक्नोलॉजी को, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन जो है क्राइम का, और इंटीग्रेशन किसका, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, इन दोनों का इंटीग्रेशन होना चाहिए ताकि जो इन्वेस्टिगेशन है और जुडिशियल प्रोसेस है वो इजी हो जाए। इम्प्रूवमेंट इन राइट ऑफ विक्टिम्स, प्रोविजन ये भी अलाउ करता है कि जो रजिस्ट्रेशन है एफआईआर का किसी भी पुलिस स्टेशन में आप कर सकते हैं रेस्पेक्टिव वेयर द ऑफेंस वाज कमिटेड। अब जैसे ऑफेंस कमिटेड हुआ था नोएडा में, तो आप कहीं भी किसी भी पुलिस स्टेशन में आप अपनी एफआईआर लिखवा सकते हैं। फेयरनेस होनी चाहिए यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में। मैंडेटरी वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए इस तरह की, और सीजर सीक्स टू एड्रेस फेयरनेस इन पुलिस इन्वेस्टिगेशन, और वो रिकॉर्ड कर सकता है बिल्कुल, और जो भी विक्टिम है और वो जो पुलिस की जो रिकॉर्डिंग है वो कर सकता है इन्वेस्टिगेशन करते हुए। इंक्रीज इन डिटेंशन पीरियड, ये डिटेंशन पीरियड एक ऐसा पीरियड है जब एक जो कल्प्रिट है उसको अरेस्ट किया जाता है और फिर उसको पुलिस कस्टडी में भेजा जाता है, तो इस पीरियड को क्या कर सकता है कि इंक्रीज करने की भी बात रखी गई है। अब आता है भारतीय शिक्षा बिल 2023। भारतीय शिक्षा बिल रिपील करेगा इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872। एक्ट प्रोवाइड करता है रूल्स फॉर द एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस इन लीगल प्रोसीडिंग। बैकग्राउंड क्या है कि ये जो एविडेंस एक्ट था वो 1872 में इनेक्ट किया था इस व्यू के लिए कि हमें कंसोलिडेट करना है लॉस को जो एविडेंस से रिलेटेड हो, जिसमें कोर्ट एक कंक्लूजन पे आ सकता है ताकि वो जजमेंट दे सके। अब ये जो लॉ ऑफ एविडेंस है, नॉट बीइंग सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल लॉ, ये इस कैटेगरी में फॉल होता है एडजेक्टिव लॉ की, जो डिफाइन करता है प्लीडिंग और मेथोडोलॉजी, जिससे जो सब्सटेंटिव या फिर
प्रोसीजरल लॉज जो है वो ऑपरेशन में आते हैं। एग्जिस्टिंग लॉ एड्रेस ही नहीं करता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ठीक है, इस वजह से नया बिल इंट्रोड्यूस होने की जरूरत थी। ओके, प्रोविजन, मेजर जो प्रोविजन है वो क्या होंगे बिल के, वो ये होंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक या फिर डिजिटल रिकॉर्ड्स होगा एक एविडेंस की तरह, ये प्रोवाइड करेगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक है या फिर जो डिजिटल रिकॉर्ड्स है उनका सेम लीगल इफेक्ट होगा जो पेपर रिकॉर्ड्स का होता है। ये एक्सपैंड कर देता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को पब्लिक, ताकि पब्लिक इंफॉर्मेशन जो स्टोर है सेमीकंडक्टर मेमोरी में या किसी भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस में, कुछ भी इंफॉर्मेशन है आपके स्मार्टफोन में, लैपटॉप्स में, ठीक है, तो वो भी ये कंसीडर करेगा। ये ईमेल को, सर्वर लॉग्स को, स्मार्टफोन्स को, जो लोकेशनल एविडेंस है, वॉइस मेल है, सबको कंसीडर करेगा। ओरल एविडेंस को भी कंसीडर करेगा। ओरल एविडेंसेस जो इंक्लूड करता है जो भी स्टेटमेंट आप करते हैं एक कोर्ट के सामने, जो विटनेसेस होते हैं केसेस में, वो ताकि इंक्वायरी स्मूथ हो सके। ये बिल ऐड करता है कोई भी इंफॉर्मेशन जो इलेक्ट्रॉनिकली दी गई है जिसको ओरल एविडेंस कंसिडर किया जा सकता है। जॉइंट ट्रायल्स, ये रिफर करता है एक ट्रायल इसका मोर देन 1 पर्सन का फॉर द सेम ऑफेंस। एक ऑफेंस के लिए एक से ज़्यादा पर्सन का ट्रायल हो सकता है। जॉइंट ट्रायल में क्या होता है, अगर एक कन्फेशन बना है बाय वन ऑफ द एक्यूज्ड विच ऑल्सो अफेक्ट्स अदर एक्यूज्ड, जो दूसरे अक्यूज को भी अफेक्ट करता है, तो ये ट्रीट होगा एज अ कन्फेशन अगेंस्ट बोथ। पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या हो सकता है इसका, देखिए एक्सपेंशन जो है किसमें यूज में, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के यूज में। इससे क्या होगा कि जो रॉन्गफुल कन्विक्शन है उसमें रिडक्शन होगा और जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी प्रोसेस को बहुत ज़्यादा फास्टर बना देगा, ईजियर बना देगा। अब आता है कंक्लूजन इसका। पोटेंसी जो है रिफॉर्म्स का क्रिमिनल जस्टिस में सिस्टम hinges होता है ऑन देयर अलाइनमेंट्स एंड विद इट्स कैपेसिटी टू इम्प्लीमेंट इट इफेक्टिवली, कि ये जो बिल है इनको इम्प्लीमेंट कर सके जब ये एक्ट बनेंगे इफेक्टिवली। सक्सेस जो है क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स का, उसको एक आर्डियस जर्नी लेनी है फ्रॉम इट्स इंसेप्शन, फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन अप्रोच एंड रेगुलर ओवरसाइट। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक हुआ। अब आता है टॉपिक 1.3 CEC एंड अदर EC अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस बिल 2023। न्यूज़ में क्यों है, देखिए रिसेंटली क्या हुआ है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है उसने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस बिल इंट्रोड्यूस किया है 2023 में राज्यसभा में। यूनियन गवर्नमेंट जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर दूसरे इलेक्शन कमिश्नर, उनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, उनकी जो टर्म है ऑफिस से रिलेटेड, उससे रिलेटेड राज्यसभा में बिल इंट्रोड्यूस हुआ है जो कि यूनियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है। ये रिपील करता है कि जो इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन जो एक्ट है 1991 का, उसको रिपील करता है। बिल ये जो आया है ये इसका मकसद है कि रेगुलेट करना है इसको, अपॉइंटमेंट को, कंडीशंस को, सर्विसेज की, और जो टर्म होगा ऑफिस का, कितने दिन तक अपॉइंटमेंट होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, और दूसरे इलेक्शन कमिश्नर, उनको लेके ये क्या करता है, एक प्रोसीजर सेटअप कर रहा है जिससे बिजनेस जो है ट्रांजैक्शन का इलेक्शन कमीशन के द्वारा वो इजी हो जाए एंड फॉर बेटर कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू। प्रेजेंट प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ CEC एंड EC, अभी क्या प्रोसेस है जिससे हम अपॉइंटमेंट करते हैं इन लोगों का। आर्टिकल 324 जो है, इलेक्शन कमीशन कंसिस्ट करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर such a number of other election commissioner as the president may decide। ठीक है, जो आर्टिकल 34 है, इलेक्शन कमीशन कंसिस्ट करता है क्या, हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसमें इलेक्शन कमीशन में
और दूसरे इलेक्शन कमिश्नर, एक चीफ होगा बाकी कमिश्नर होंगे। जो उनका नंबर कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट इंडिया का। सुप्रीम कोर्ट किसमें? अनूप बरनवल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया था कि जो प्रेसिडेंट है उसको अपॉइंटमेंट करना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का और इलेक्शन कमिश्नर का, किसकी एडवाइस पे? कमिटी की। एक कमिटी बैठेगी, उस कमिटी में प्रेसिडेंट भी होंगे और वहां पे उनका चेयर होगा। अब इस कमिटी में कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर होंगे भारत के, ठीक है। लीडर होंगे किसके? ऑपोजिशन के। किसमें? लोकसभा में। एंड इन केस अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन अवेलेबल नहीं है तो जो लार्जेस्ट जो अपोजिशन पार्टी होगी लोकसभा में उसके लीडर आ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ। एंड एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगी। तो कौन? पीएम होंगे, अपोजिशन के लीडर होंगे और सीजेआई होगी, ये लोग बैठेंगे यहाँ पे। सो टिल दिस जो सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है, इलेक्शन कमिश्नर एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी तक अपॉइंट हुए हैं राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। रिकमेंडेशन किसने बनाया है? सरकार ने। इस बिल के की हाईलाइट हम देख लेते हैं, क्या क्या की हाईलाइट है। पहला है कि उनका जो स्पेसिफिकेशन है उनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, किसकी रिकमेंडेशन पे? जो सिलेक्शन कमेटी वहां पे होगी, जिसमें पीएम होंगे, ठीक है, सीजेआई होंगे और जो ऑपोजिशन है उसके लीडर होंगे। प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन की तरह, लीडर जो होंगे ऑपोजिशन लोकसभा वो मेंबर होंगे, और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो नॉमिनेट होगा प्राइम मिनिस्टर से वो भी एक मेंबर की तरह होंगे। ये चेयरपर्सन ऑपोजिशन के जो मेंबर होंगे लोकसभा में मेंबर की तरह, कैबिनेट मिनिस्टर भी होगा, ठीक है। इफ द लीडर ऑफ ऑपोजिशन नॉट प्रेजेंट इन लोकसभा तो लीडर होंगे यहाँ पे जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी लोकसभा में, ठीक है, उसको ये रोल दे दिया जाएगा। सर्च कमेटी ये हेडेड है कैबिनेट सेक्रेटरी से, ठीक है, और कंप्राइज करती है 2 दूसरे मेंबर नोट बिलो द रैंक ऑफ सेक्रेटरी। तो कैबिनेट सेक्रेटरी भी होंगे और उनकी रैंक से नीचे नहीं होने चाहिए जो 2 अदर मेंबर होंगे, ठीक है। सेक्रेटरी किसका होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। हैविंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन मैटर्स रिलेटिंग टू इलेक्शन, जिनकी इलेक्शन से रिलेटेड मैटर में नॉलेज भी हो, एक्सपीरियंस भी हो। ये प्रिपेयर करेगा एक पैनल किसका? 5 लोगों का, ताकि यहाँ पे सिलेक्शन हो कमिटी का अपॉइंटमेंट के लिए, किसका? इलेक्शन कमिश्नर का और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। सिलेक्शन कमिटी कंसिडर कर सकती किसी भी पर्सन को देन दोज इंक्लूडेड इन द पैनल बाय द सर्च कमिटी, ठीक है। तो सिलेक्शन कमिटी इंक्लूड कर सकती है, कंसिडर करती है किसी भी एक पर्सन को, उसके अलावा जो पैनल में है ही नहीं सर्च कमेटी के द्वारा। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के, इलेक्शन कमिश्नर के, एक पर्सन जो होल्ड कर रहा है या जिसने हेल्ड की है एक पोस्ट सेक्रेटरी के रैंक की। सेक्रेटरी किसका? सरकार का। सच अ पर्सन मस्ट हैव नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन द मैनेजमेंट एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन में एक्सपीरियंस होगा तभी तो वो उसको चूज करेंगे ना उस पोस्ट के लिए। ओके, टर्म ऑफ ऑफिस, इनका ऑफिस होगा 6 इयर्स के लिए, उस डेट से जहाँ पे इनको ऑफिस मिला है, अपॉइंटमेंट हुआ है, टिल द एज ऑफ 65। 65 साल जो है वो क्या होगी? इनकी रिटायरमेंट की एज होगी, जो बहुत ही कम है। ये दोनों एलिजिबल नहीं होंगे रीअपॉइंटमेंट के लिए। अगर सपोज करो कि अभी उनकी जो एज है वो नहीं हुई है 65, तो एक ही बार अपॉइंटमेंट होगा, रीअपॉइंटमेंट का कोई चक्कर ही नहीं है यहाँ पे। इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करते हैं अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरह, हिज टर्म ऑफ ऑफिस शैल नॉट बी मोर देन 6 इयर्स, तो उसका जो टर्म है ऑफिस का वो 6 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, सैलरी कितनी मिलेगी? अलावेंसेस क्या क्या होंगे? जो सेम होगा, जैसे जो कैबिनेट का जो सेक्रेटरी है उसको जितने पैसे मिलते हैं और जो अलावेंसेस उसको मिलते हैं। रिमूवल किसका? रेजिग्नेशन का। आर्टिकल 324 के अंडर CEC
रिमूव हो सकते हैं अपने ऑफिस में उसी मैनर से जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज को निकाला जाता है। ये कब होता है? ये होता है एक प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे, और ये जो मोशन पास होना है दोनों हाउसेस जो है पार्लियामेंट के, उनको पास होना है। ठीक है, अब मोशन जो है रिमूवल के लिए उसमें क्या होना चाहिए? जो टोटल मेंबरशिप है उसका मेजोरिटी सपोर्ट होना चाहिए हर एक हाउसेस से, लोकसभा से और राज्यसभा से। ठीक है, एटलीस्ट 2/3 सपोर्ट फ्रॉम मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग, मेजोरिटी एंड 2/3 जो प्रेजेंट है वोटिंग में वो होना चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर कैन ओनली बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है तो भाई तभी इसके रिकमेंडेशन पे आप उसको रिमूव कर सकते हैं आराम से। कंडक्ट क्या है बिजनेस का? जितने भी बिजनेसेस है इलेक्शन कमीशन के, वो ये है कि उनको कंडक्ट करना है अनएनिमसली इन केस ऑफ डिफरेंट ऑफ ओपिनियन between the chief election commission and other election commissioner in any matter shall be decided through majority। ओके, अब आते हैं कंसर्न क्या है, बिल के साथ क्या क्या कंसर्न एसोसिएटेड है। देखिए, ये एससी ऑर्डर के अगेंस्ट है। जो लेजिस्लेशन प्रपोज हुई थी वो क्या सीख करती है? ड्रॉप द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फ्रॉम सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, वो ये कहते थे कि जो चीफ जस्टिस है इंडिया के उनको सिलेक्शन प्रोसेस से हटा दो और ओवरराइड कर दो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। किस पे? अनूप बरनवल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। न्यूट्रलिटी। ठीक है, अब ये जो कॉम्पोजिशन है सिलेक्शन कमेटी का, ये लीड करता है डोमिनेंस किसका? रूलिंग पार्टी का। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर है और एक जो मेजॉरिटी पार्टी रूलिंग पार्टी, तो उसका जो डोमिनेंस है वो देखने को मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बिल ऑथराइज करता है सिलेक्शन कमेटी को टू गो बियॉन्ड द सर्च कमिटीज रिकमेंडेशन। सर्च कमेटी के रिकमेंडेशन के बिलो आप जाओ और अपॉइंट करो किसी को भी जिसको आप चाहते हो, thus मेकिंग द एंटायर सर्च प्रोसेस रिडंडेंट। ये भी सही नहीं है। इंडिपेंडेंट किसका? CEC-SC का। इलेक्शन कमीशन जो है इंडिया का, उसको हम किसके कंट्रोल में ला रहे हैं? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में, जो कि एक रिपग्नेंट है टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल इलेक्शन कमीशन। यहाँ पे तो लेकिन ये एग्जीक्यूटिव के अंदर में आ रहा है ना, क्योंकि सरकारी इसको चुन रही है। तो जाहिर सी बात है कि जब मेजोरिटी जो पार्टी है वो भी वहाँ पे मेंबर की तरह होगी तो एक इम्पैक्ट तो होगा, इन्फ्लुएंस तो होगा एग्जीक्यूटिव का। रिमूवल की बात करते हैं ईसी की, आर्टिकल 324 क्लोज 5 कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि शुड बी अमेंडेड, इसको हमें अमेंडमेंट भी करना है इसका, टू इक्वेट द रिमूवल प्रोसीजर ऑफ द टू इलेक्शन कमीशन विद दैट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। कि जो रिमूवल प्रोसीजर है दो इलेक्शन कमिश्नर का, उसको हमें इक्वल कर देना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के। यहाँ पे इक्वल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए सारे मेंबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। ठीक है, किसके मैटर में? उनको रिमूवेबिलिटी के मैटर्स में ऑफिस में। मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच, स्टेप हमें कुछ ऐसे लेने चाहिए ताकि हमें इंगेज करना है प्रोमिनेंट जूरिस्ट को, CGI को, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट को, सिविल सोसाइटी मेंबर्स को, ताकि हम ये जो कमेटी का स्कोप है उसको वाइडन कर सके और ट्रांसपेरेंसी भी हो यहाँ पे अपॉइंटमेंट प्रोसेस की। ये भी अच्छी बात है। अब यहाँ पे सीनियोरिटी प्रिंसिपल, एलिवेशन जो है इलेक्शन कमिश्नर का वो बेस्ड होना चाहिए सीनियोरिटी पे, अनलेस द 3 मेंबर कमेटी फॉर अ रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग फाइंड सच एज कमिश्नर अनफिट एज रिकमेंडेड बाय द लॉ कमीशन। तो सीनियोरिटी के हिसाब से इसको क्या करना है? आप इसको एलिवेशन कर सकते हैं आप इसको। मोर कॉम्प्रिहेंसिव कंसल्टेशन बिफोर फाइनलाइजिंग द बिल, गवर्नमेंट को कंडक्ट करना है कॉम्प्रिहेंसिव कंसल्टेशन, अपोजिशन पार्टीज के साथ भी, लीगल एक्सपर्ट के साथ भी बैठना है और स्टेक होल्डर्स जो है उनके साथ भी बैठना है। ठीक है, अब आता है एस्पेक्ट्स किसका? इलेक्शन प्रोसेस का और रिफॉर्म का। ये क्यों आया है न्यूज़ में? देखिए न्यूज़ में क्यों है, रिसेंटली जो डिपार्टमेंट है जो रिलेट कर रहा है किसको? पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी और पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस, लॉ एंड जस्टिस टेबल्स,
a report specific aspects of the election process and their reform. रिपोर्ट ये एनालाइज करती है सिग्निफिकेंस किसकी, इलेक्शंस की इंडिया में, और इस इलेक्शन का इन्फ्लुएंस क्या होता है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में और सोसाइटल प्रोग्रेस में क्या होता है, ये रिपोर्ट एनालाइज करती है। रिपोर्ट एक्सप्लोर भी करेगी डिफरेंट फैसेट्स को, जैसे वोटर का पार्टिसिपेशन और कॉम्प्रिहेंसिव रिप्रेजेंटेशन किसके थ्रू, सिंगल इलेक्टोरल रोल, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी को भी ये एक्सप्लोर करेगी कैंडिडेचर के, और मिनिमम एज क्या होनी चाहिए कॉन्टेस्ट करने के लिए इलेक्शन, कॉमन इलेक्टोरल रोल। अब यहाँ पे क्या है, अगर हमें कंसोलिडेट करना है इलेक्टोरल रोल्स को किसमें, सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस में, तो सरकार एलिमिनेट कर सकती है डुप्लीकेशन और स्ट्रीमलाइन प्रोसेस में। प्रोविजन क्या है, इंडिया के पास दो तरह के इलेक्टोरल रोल है। पहला है जनरल इलेक्टोरल रोल्स जो देखेगा इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, दूसरा है सेपरेट इलेक्टोरल रोल्स जो स्टेट इलेक्शन कमीशन प्रिपेयर करेगा। ठीक है, इलेक्शन कमीशन जो है इंडिया की, आर्टिकल 324 के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर करेगा यूनियन और स्टेट इलेक्शन को, जैसे कि लोकसभा है, राज्यसभा है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो उसको देखेगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 243 क्लोज 1 के अलोंग देखेगा कि हर एक स्टेट जो है उसने कॉन्स्टिट्यूट किया है और कंडक्ट किया है फेयर इलेक्शन टू लोकल बॉडीज, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी। ठीक है, तो एक आधा आ गया हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन जो कि लोकल बॉडीज पे देखेगा, और ये हमारा जो लोकसभा राज्यसभा के जो इलेक्शन होते हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो होते हैं। इश्यूज क्या है प्रिपरेशन में, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन CER। ओके, यहाँ पे इशू ये आ रहे हैं कि एब्सेंस है किसका, परमानेंट इलेक्टोरल रोल का। हर एक इलेक्शन से पहले एक फ्रेश इलेक्टोरल रोल होना चाहिए जो कि लोकल बॉडी के लिए होना चाहिए, और उसको हमें प्रिपेयर भी करना है। अनलाइक द असेंबली, लोकल बॉडीज मेंटेन नहीं करते हैं परमानेंट इलेक्टोरल रोल। इससे क्या होगा, डुप्लीकेशन होगा एफर्ट का। ठीक है, अब डेलिमिटेशन फ्रीक्वेंसी फॉर असेंबली एंड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज, डेलिमिटेशन बहुत कम होता है फ्रीक्वेंटली, यूजुअली 15 से 20 ईयर्स के बाद होता है। ऑन द अदर हैंड ये जो डेलिमिटेशन होता है लोकल बॉडीज का वो इलेक्शन से पहले होता है। अब ये जो पीरियोडिक डेलिमिटेशन हो रहा है ये इंश्योर करेगा फेयर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन किसमें, ब्रॉडर लैंडस्केप में। कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज, अब जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे CER को जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, वो प्रेजेंटली आर्टिकल 325 के स्कोप से बाहर है, जो मैंडेट करता है कि हमें सेपरेट इलेक्टोरल रोल्स का यूज करना चाहिए इलेक्शन के लिए। इलेक्शन किसके, पार्लियामेंट के और स्टेट के, अगर स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन हो तो हमें सेपरेट इलेक्टोरल रोल्स को यूज करना चाहिए। रिकमेंडेशन क्या बनी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डेवलप कर सकती है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो कंसीडर करेगा सारे फैक्टर, जैसे कैसे हमें इम्प्लीमेंट करना है एक कॉमन इलेक्टोरल रोल बिफोर मेकिंग एनी चेंजेस टू द करंट रेगुलेशंस। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कंसीडर भी करना है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को, क्या प्रिपेयर करने से पहले, CER को प्रिपेयर करने से पहले, जो कि प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म के प्रिंसिपल को एडहेर करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है उसको उनको कोलैबोरेट करना चाहिए और एग्जामिन करना चाहिए कि डेलिमिटेशन प्रोसेस के इफेक्ट क्या क्या है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है और लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट जो है वो कोलैबोरेट करेगा एनकरेज करने के लिए स्टेट्स को कि आप इलेक्शन कमीशंस इलेक्टोरल रोल को यूज करो जब आप क्रिएट कर रहे हो अपने खुद के, अंटिल देयर इज ए चेंज इन
कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी प्रोविजन, जब तक कि यहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में चेंज ना आ जाए, कुछ स्टैट्यूटरी प्रोविजन में चेंज ना आ जाए, तब तक स्टेट यूज कर सकता है इलेक्शन कमीशंस इलेक्टोरल रोल को। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश करना है एक लीगल प्रोविजन या फिर एक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म, ये इंश्योर करने के लिए कि नॉन सिटीजन जो है विद आधार आर नॉट इंक्लूडेड इन द CER, जो इंडिया के सिटीजन नहीं है और उनके पास आधार भी है, वो यहाँ पे लोग इंक्लूड ना हो जाए। ठीक है, अब ये फॉल्स डिक्लेरेशन ड्यूरिंग फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन फॉर इलेक्शन, अगर हमें इंश्योर करनी है इंटीग्रिटी किसकी, डेमोक्रेटिक प्रोसेस की, तो सरकार के लिए ये क्रूशल हो जाता है ताकि सरकार स्ट्रिक्ट मेजर्स ले डिटरमिन करने के लिए फिलिंग किसकी, फॉल्स डिक्लेरेशन की या फिर एफिडेविट की। प्रोविजन क्या है, जो कैंडिडेट्स है इलेक्शन में उनको सबमिट करना पड़ेगा एक एफिडेविट फॉर्म 26, ठीक है, पर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, जो अपने एसेट्स को, लाइबिलिटीज को, एजुकेशन को डिक्लेयर करेंगे उसमें। अगर कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है तो इसका मतलब यह है कि लीगल वायलेशन हुआ है, उसमें पनिशेबल होगा वो पर्सन सेक्शन 125A RPA के तहत। ठीक है, इश्यूज अब क्या क्या है, फॉल्स एफिडेविट जो दिया जा रहा है वो डेट्रीमेंटल हो सकता है इलेक्शन प्रोसेस की फेयरनेस को। ठीक है, इलेक्शन की जो प्रोसेस है वो फेयर होनी चाहिए और इम्पार्शियल होनी चाहिए। इससे क्या होगा, वो वोटर को मिसलीड कर सकेंगे लोग और उनकी चॉइसेस को अफेक्ट कर सकेंगे। अब रिकमेंडेशन क्या बनी है कि सरकार ने सेटअप किया है वेरिफिकेशन प्रोसेस, एफिडेविट का वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए एंड प्रॉम्प्टली इन्फॉर्म करने के लिए इलेक्शन कमीशन को कोई भी फॉल्स डेटा अगर आ रहा है। ठीक है, RP 1951 की उसको भी क्लियर डेफिनेशन होनी चाहिए उनके पास भी कि क्या फॉल्स डिक्लेरेशन है एफिडेविट्स में। ठीक है, क्या क्या आप अगर डालेंगे इंफॉर्मेशन तो वो फॉल्स मानी जाएगी, पनिशेबल होगा। सेक्शन 125 ऑफ RPA 1951 शुड बी इंक्रीज फॉर फिलिंग अ फॉल्स एफिडेविट 6 मंथ से भैया आपको 2 साल की जेल हो सकती है, आप ना करें ये काम, डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ द ऑफेंस। जितना सीवियर होगा ऑफेंस उतनी सजा होगी। हावेवर ये जो पेनल्टी है ये हमें सिर्फ एक्सेप्शनल केस में अप्लाई करनी है, माइनर जो एरर्स हुए हैं उसमें ये अप्लाई आप नहीं कर सकते। एक्सपीडिटिंग रिजोल्यूशन किसका, डिस्क्वालिफिकेशन केसेस का, एक प्रोलोंग्ड लिटिगेशन जो अंडरमाइन करता है इंटेंडेड पर्पस ऑफ लीगल प्रोविजन। ठीक है, ओके, अब हमें क्या करना है, एस्टेब्लिश करना है पैरिटी बिटवीन मिनिमम एज ऑफ वोटिंग एंड कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन। जो मिनिमम एज है वोटिंग की क्या होनी चाहिए, आप किस एज में इलेक्शन को कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। यूथफुल रिप्रेजेंटेशन जो है लेजिस्लेटिव बॉडी में वो क्रूशल है क्योंकि वो एडवोकेट करते हैं पीयर्स को, यूथ सेंट्रिक कॉन्सेंट को, ठीक है, और ट्रांसफॉर्म करते हैं पॉलिटिकल डिस्कोर्स को, जो कि इन्फ्लुएंस करता है दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल गवर्नमेंट डिस्कशन। प्रोविजन प्रेजेंटली जो अभी एज है कॉन्टेस्ट करने की इलेक्शन लोकसभा आर्टिकल 84 के हिसाब से और लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए आर्टिकल 173 के हिसाब से वो 125 साल है। तो 125 साल है जिसमें आप MLA या MP बन सकते हैं, बनने के योग्य हो जाते हैं। राज्यसभा में आर्टिकल 84 और लेजिस्लेटिव काउंसिल आर्टिकल 173 में ये आपकी हो जाती है 30 इयर्स। लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्यसभा लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, सॉरी, तो MLA आप बन सकते हैं 25 साल में और अगर आपको MP बनना है तो MP बनने में आपको 30 साल लगेंगे। ठीक है, इश्यूज क्या है इसके, केवल 2.2% जो लोकसभा MP है वो 30 साल की एज के अंडर है। लैक है यहाँ पे पैरिटी में बिटवीन जो मिनिमम एज है वोटिंग की 18 साल है और कॉन्टेस्ट कर रहे हो इलेक्शन आप 25 साल में, जिससे लो पार्टिसिपेशन हुआ है इंडिया की यूथ पॉपुलेशन का पॉलिटिकल अरीना में।
तो बहुत कम जो यूथ है वो पार्टिसिपेट करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हिसाब से ये अनरियलिस्टिक है एक्सपेक्ट करने के लिए 18 साल के ओल्ड को कि वो उसके पास इतनी एक्सपीरियंस होंगे, मैच्योरिटी होंगे कि वो इन रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रोसेस कर सकता है। रिकमेंडेशन क्या हुआ है? सजेस्ट रिड्यूसिंग द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट फॉर कैंडिडेसी इन असेंबली इलेक्शन। असेंबली के लिए जो इलेक्शन होते हैं उसमें आप कैंडिडेट्स की एज को कम करिए, ये रिकमेंडेशन आए हैं। ये जो रिड्यूस करने की बात हुई है मिनिमम एज को, ये यंग इंडिविजुअल्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एंगेज हो सकते हैं डेमोक्रेसी। प्रायोरिटी इज प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव सिविक एजुकेशन प्रोग्राम टू इक्विप यंग पीपल विद द नॉलेज एंड स्किल्स नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स। ये प्रायोरिटाइज करेगा, ठीक है, ताकि सिविक एजुकेशन को प्रोवाइड कर सके, सिविक एजुकेशन प्रोग्राम को आप प्रोवाइड कर सके। जो यंग यूथ है इंडिया का, उनको एजुकेट करने के लिए उनको भी हमें नॉलेज देनी है, स्किल्स देनी है, जो पॉलिटिकल एंगेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गवर्नमेंट है और पॉलिटिकल पार्टीज है और जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, उनको आपस में एक साथ काम करना है ताकि जो ग्रेटर यूथ पार्टिसिपेशन है, ठीक है, उनको हम इनेबल कर सके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। ठीक है, अब अगर आपको और ज़्यादा जानना है इलेक्टोरल रिफॉर्म के बारे में, आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ तक हमने अपना लेक्चर ख़त्म कर दिया है। मैं पूरी कंप्लीट करूँगी ये। आप लाइक करिए, शेयर कीजिए और आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, देखिए मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, आप मेरे लिए एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं।